हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। सीपीसी के ऊपर आज हमारी वीडियो है। देखिए, जो सीपीसी है इसके हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को आज डिस्कस करेंगे। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट शुरू करवा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सीपीसी का सबसे पहले एक बेस पता लग जाए। सीपीसी का अगर आपको बेस पता लग जाएगा तो आपको ये माइंड में क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स कि सीपीसी है क्या चीज़। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 क्या है, ये क्या कहता है ये सीपीसी। और ये जो मैं आपको आज बात बताऊंगा ये सिर्फ ना ही समझने के लिए, बल्कि जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, या जो लॉयर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलते हैं ये, क्योंकि ये आने वाले टाइम के क्वेश्चंस हैं और आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये, और मेंस के भी क्वेश्चन इनमें से बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं सीपीसी के इंट्रोडक्शन से। देखिए, सीपीसी ये किससे डील करती है, ये बात हमें सबसे पहले समझनी है। जब भी हमारा एक कोई सिविल राइट इन्फ्रिंज होता है तो उससे हमारी सीपीसी स्टार्ट होती है। सिविल राइट समझने से पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि जब पहले के हमारे राइट्स थे तब सिविल और क्रिमिनल कोई ऐसी बाइफर्केशन नहीं थी, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के पार्ट थे। लेकिन बाद में टाइम आने के साथ साथ ये चेंज होता गया, तो हमारा सीपीसी जो था उसमें से सीआरपीसी अलग हो गई। तो सीआरपीसी अलग होकर बन गई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और जो हमारी सीपीसी वो रह गई सिविल प्रोसीजर कोड कंप्लीटली। और यहां से हमारे निकलते हैं सिविल राइट्स। सिविल राइट्स होते क्या हैं? तो एक बात समझने की ये है यहाँ पर कि जब एक सोसाइटी बनी तो उसके अंदर सिविलाइज्ड पब्लिक थी सारी। तो एक पब्लिक को रहने के लिए अकेला इंसान कभी रह नहीं सकता, उसको अपने साथ एक दूसरा इंसान चाहिए होता है। जब दूसरा इंसान उसके साथ रहेगा तो फिर उसके राइट्स भी आएंगे और लायबिलिटीज भी आएंगी। तो जब राइट्स और लायबिलिटीज आएंगे तो वहां पर डिस्प्यूट्स भी आएंगे, और जब वहां पर वो डिस्प्यूट्स सॉल्व नहीं होते हैं, कोई आपका राइट इन्फ्रिंज होता है, तो वहां पर सिविल प्रोसीजर कोड हमारा लगता है। ये एक स्टार्टिंग है सीपीसी की। सीपीसी शुरू कैसे होती है। और एक बात और है कि जो सीपीसी है उसके अंदर रिलीफ और सीआरपीसी के अंदर रिलीफ में भी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन है। सीआरपीसी का सिर्फ एक ही रिलीफ है, पनिशमेंट, लेकिन जो सीपीसी है इसके अंदर मल्टीपल रिलीफ्स आते हैं। इसके अंदर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको एक ये पर्टिकुलर रिलीफ के लिए ही आप सीपीसी में आते हैं। सीआरपीसी के अंदर क्या है, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको सजा मिलेगी, चाहे वो 1 दिन की हो, चाहे 1 साल की, चाहे 1 साल से लेकर 10 साल की या 20 साल की, लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पनिशमेंट। सीआरपीसी के अंदर ऐसे बाइफर्केशन है ऑफेंसेस के हिसाब से, लेकिन सीपीसी के अंदर ऐसा नहीं है। सीपीसी मल्टीपल राइट्स के दरवाजे हमारे लिए खोलती है। और यहां पर एक बात जो है कि सिविल राइट्स हमारे एमिनेट्स कहां से होते हैं। कहने का मतलब कि सिविल राइट्स हमारे निकलते कहां से हैं। सिविल राइट्स निकलते हैं लॉ से। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक पर्सन है, उनके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, वो उनको मेंटेन नहीं करता। वो वेल टू डू हैं अपने आप से ही, पेरेंट्स उनके वो वेल टू डू हैं, वो उनको मेंटेन नहीं करता, उनके पास मिलने नहीं जाता, कुछ नहीं करता। यहां पर क्या हुआ, सिविल राइट उसका इन्फ्रिंज नहीं हुआ उनके पेरेंट्स का, क्योंकि क्या हुआ, वो तो अपने आप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, खुश हैं, जी रहे हैं अपना। लेकिन वहीं पर इसी सिचुएशन में मैं थोड़ा चेंज करता हूं। जो पेरेंट्स हैं वो मेंटेन नहीं कर पा रहे अपने आप को, वो मेंटेन नहीं कर रहे, वो मुश्किल है उनका दाना पानी चलना, रोटी मुश्किल है, तो उसके बच्चे की ड्यूटी बनती है कि वो उनको मेंटेन करे। वहां पर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है हमारा, सीनियर सिटीजन एक्ट, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ये हमारा यहां पर अप्लाई होता है, जो कि कहता है कि वहां पर उस एक्ट के अंदर जाकर वो रिलीफ अपना क्लेम कर सकते हैं। तो यहां क्या हुआ, सिविल राइट अराइज हुआ, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है सिविल राइट्स की, ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में बहुत अच्छी दी गई है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं।
क्योंकि ये कहीं और दी नहीं गई है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि आप इसे नोट ज़रूर कर लें ताकि आपको ये याद रहे और बाद में पढ़ सकें आप कि सिविल राइट की डेफिनेशन क्या है। देखिए, इसमें डेफिनेशन ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में ये कहा गया है कि सिविल राइट्स आर प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज सॉट बाय सिविल एक्शन एज कॉन्ट्रास्टेड विद सिविल प्रोसीडिंग, एज कॉन्ट्रास्टेड विद सिविल प्रोसीडिंग। यहां से क्या हुआ, यहां से इन्होंने ये बाइफरगेट कर दिया कि जहां पर एक सिविल राइट इन्फ्रिंज होगा वहां पर सिविल प्रोसीडिंग ही होगी। ध्यान से समझिएगा इस डेफिनेशन को, जब आपने लिख ली होगी, इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर होगी कि इस डेफिनेशन में ये बात क्लियरली कही है कि सिविल राइट शुरू होंगे तो वहां सिविल प्रोसीजर लगेगा। तो सिविल प्रोसीजर कहाँ लगेगा? सीपीसी हमारी क्लियरली गिवन है 1908 की। और यहाँ पर एक जो बात है सीपीसी के अंदर वो ये है कि यहाँ पर जब भी कोई राइट्स क्लेम होते हैं वो इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल है। जैसे कि हमारे सीआरपीसी में टोटली डिफरेंट है, वहाँ क्या होता है, स्टेट पार्टी बनती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, वहाँ स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ऑफेंस हुआ है वो स्टेट का ऑफेंस है, वो पनिशेबल है, वो पब्लिक इन लार्ज को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन जो यहाँ सीपीसी के अंदर है वो बहुत ही एक पर्टिकुलर एक पर्सन को इफेक्ट कर रहा है या ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको जो है अलग से रखा गया है। और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो सीपीसी और सीआरपीसी है ये टोटली डिफरेंट हैं, आप इसको इंटरलिंक ना कीजिएगा, ठीक है, तो उससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आप समझेंगे कि सीआरपीसी में तो ये प्रोसेस है तो सीपीसी में भी ऐसा होना चाहिए, नहीं, सीपीसी और सीआरपीसी दोनों का प्रोसीजर एक डिफरेंट स्टेज पर निकलता है और इसीलिए हमारा सीपीसी अलग डिफाइन करा गया है पूरा कोड और सीआरपीसी का एक पूरा अलग कोड है। और यहाँ पर आपको एक बात और देखनी चाहिए कि जो सीपीसी है इसके अंदर मल्टीपल राइट्स हैं, मल्टीपल राइट्स हैं, लेकिन वो सीपीसी के अंदर फॉल नहीं करते, तो वो कहाँ जाते हैं अपने स्पेशल एक्ट्स में। जैसा कि ये आप लिखिएगा अगर लिखना चाहें तो, जैसे पॉलिटिकल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्टेट पार्टी बनती है पॉलिटिकल राइट्स के अंदर, लेकिन वो है तो सिविल, लेकिन वो क्या बनता है, वो हमारा रिट का प्रोसीजर बनता है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है। तो वहाँ रिट के प्रोसीजर से वो सीपीसी से अलग हो गया। फिर हमारे रेवेन्यू लॉज सिविल राइट्स हैं हमारे, ये भी सीपीसी से अलग निकल गए, ये सीपीसी में नहीं आते, जिसको हमारा सेक्शन 5 जो सीपीसी का है वो इस बात से क्लियर करता है। और हमारे टैक्स लॉज हैं, उसके लिए हमारे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, क्योंकि ये जो लॉज हैं, ये जो टैक्स लॉज हैं, इनके लिए हमें स्पेशल नॉलेज चाहिए। जहां एक एक्ट के लिए, पर्टिकुलर एक्ट के लिए स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो वहां पर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल वगैरह बन जाते हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल बन जाते हैं, स्पेशल कोर्ट्स बन जाते हैं, फोरम बन जाते हैं, तो वहां पे हमारा उनका राइट चलता है, बेशक वो सिविल राइट्स हों। लेकिन जहां एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक पर्टिकुलर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर उसे अलग कर दिया जाता है, जैसे कि कंपनीज लॉज भी हैं, ठीक है, ये सीपीसी के अंदर नहीं आते। तो इनसे हटकर, ये तो मैंने छोटे से बहुत थोड़े एग्जाम्पल बताए हैं आपको, बहुत सारे और केसेस भी हैं, तो इनसे हटकर हमारे सीपीसी के अंदर आने वाले उन्हें हम बोलते हैं रेजिड्यू मैटर्स। रेजिड्यू मैटर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंडिविजुअल्स वर्सेस इंडिविजुअल्स, और ये हमारे सीपीसी के अंदर फॉल करते हैं। और यहाँ से हमें एक बात और समझ में आती है कि बहुत सारे लॉज हैं जो कि अलग निकलते हैं, जिसकी मेरे पास एक लिस्ट है छोटी सी, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि मर्केंटाइल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एनआई एक्ट हो गया, एसआरए हो गया। लेकिन एसआरए के अंदर जो है एक छोटा सा हिंट निकलता है जो कि सीपीसी के अंदर आता है, लेकिन फिर भी हम उसे एक स्पेशल लॉ में मानते हैं, सीपीसी के अंदर लेकर चलते हैं। पर्सनल लॉज हो गए, पर्सनल लॉ की जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, गार्डियनशिप, कास्ट, नॉट कास्ट पर से, लेकिन थोड़ा बहुत, जैसा कि सेक्शन 9 के अंदर मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, आरसीआर जिसे हम बोलते हैं, डावर, बहुत सारे और भी मैटर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड नहीं है। प्रॉपर्टीज लॉज, टीपीए, मोर्टगेज, लीज, रेंट एक्ट,
लोकल कस्टमरीज लॉज, यूजेजेस, मास्टर सर्वेंट रिलेशंस, रेगुलेशंस जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के हैं, टॉर्ट के जो केसेस हैं, नेग्लिजेंस, इंजरी, इंडिविजुअल बाय प्राइवेसी और फाइनेंशियल लॉसेस जो होते हैं, ये सभी के सभी जो है हमारे सीपीसी से अलग निकल जाते हैं। ये हैं हमारे सिविल राइट्स लेकिन सीपीसी से अलग निकल गए। तो इस बात से हमें ये समझ में आता है कि कैसे सीपीसी के अंदर फॉल हो रहा है, कैसे सीपीसी से बाहर निकल रहा है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सीपीसी के अंदर फॉल करने के लिए उन्हें एक पर्टिकुलर होना पड़ेगा सीपीसी का। सीपीसी से बाहर कैसे जाएंगे वो? जैसे ही वो एक स्पेशल राइट्स आ जाते हैं, स्पेशल लॉज बन जाता है, स्पेशल नॉलेज रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो वहां से वो एक अलग बाइफर्केशन उनकी निकल जाती है। और थॉमस जेफरसन ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो ये राइट्स हैं ये हमें नेचर से आते हैं। नेचर से आने का मतलब उन्होंने एक लाइन कही है, वो मैं आपको कोट करूंगा, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ्री पीपल क्लेम देयर राइट्स एज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ नेचर, कि जो इंडिविजुअल है वो फ्री पीपल है, वो अपना राइट क्लेम करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही है कि जो सिविल राइट है वो अपना नेचर से ही क्लेम करते हैं। और हमारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन आता है, वो है सिविल नेचर एंड सिविल प्रोसीडिंग का। आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर कहा गया है कि सिविल नेचर का केस जो है इसके अंदर आएगा और सिविल प्रोसीडिंग, क्या ये दोनों सिनोनिमस हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 133 इस बात से थोड़ा डिस्कस करता है। वो ये कहता है कि एप्लीकेशन जो है वो लाइज अगेंस्ट एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर इन अ सिविल प्रोसीडिंग। सिविल प्रोसीडिंग वहां पर लिखा है, सिविल नेचर नहीं लिखा। तो सिविल प्रोसीडिंग जो है वो एक अलग प्रोसेस है। अलग प्रोसेस मतलब वो सीपीसी है। सिविल नेचर और सिविल, इन दोनों में भी आपको डिफरेंस समझना चाहिए। एक तो लिख दिया हमने सिविल केस, एक लिख दिया सिविल नेचर केस। इसमें क्या डिफरेंस है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बाइफर्केशन बहुत अच्छी करी है कि उन्होंने कहा है इसमें कि जो सिविल है वो तो एक पर्टिकुलर एक बात करता है सिविल की, लेकिन जो सिविल नेचर है वो एक बहुत ही वाइडर टर्म है। वाइडर टर्म्स का मतलब कि एक बहुत बड़ा टर्म है, एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। सिविल नेचर का मतलब तो ये हुआ कि जो सिविल प्रवृत्ति का भी है, यानी कि सिविल के जैसा भी है, सिविल जैसा लगता है आपको, तो वो भी सीपीसी के अंदर फॉल कर जाता है। हमारा सिविल नेचर का सूट हमारा वो बन जाता है। तो यहाँ से हमारा ये एक बहुत ही अच्छा हमारा डिफरेंशिएशन बनता है जो कि हमें समझना चाहिए, जो कि मैं सुप्रीम कोर्ट का आपको केस बता रहा था। अगर आप केस चाहें तो वो लिख सकते हैं कि रेफ REV.V.P.M.A. मेट्रोपॉलिटन वर्सेस एम मार्थोमा 1995 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। अब यहां से हमारा अगला सवाल आता है कि एक इंडिविजुअल कौन है? एक इंडिविजुअल एक नेचुरल पर्सन है, लेकिन अगर हम अपना ऑर्डर 30 देखें सीपीसी का, वो हमारा एक बात करता है ज्यूरिस्टिक पर्सन से भी, फर्म से भी बात करता है, एजेंसी से भी बात करते हैं और ट्रस्ट से भी हमारे यहाँ पर बात की गई है। उन टॉपिक से रिलेटेड भी हमारा यहाँ पर डिस्कशन है। और हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज ऑर्डर नंबर 27 वो भी इसके अंदर हमारे फॉल कर जाते हैं। इसको हम बाद में आगे बाइफर्केशन के साथ समझ लेंगे। अब हमें यहाँ पर सिविल लॉ की डेफिनेशन भी याद करनी चाहिए। मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, अगर आप नोट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है। आप कहते हैं कि सीपीसी, सिविल हमें पसंद है। तो बोर्ड आपको सिंपल क्वेश्चन ये पूछेगा कि चलिए सिविल लॉ हमें डिफाइन करके बताएं। तो जब आपको ये पूछ लिया गया कि सिविल लॉ डिफाइन करें, बेशक ये हमारा छोटा सा है, लेकिन ये छोटे ही हमें कंफ्यूज करते हैं। ये बेस ही हमें समझाता है कि आपको आता है कुछ या नहीं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिविल लॉ की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो लिखिएगा प्लीज। इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूल दैट डिफाइंस एंड प्रोटेक्ट्स द प्राइवेट राइट्स ऑफ सिटीजन्स, offers legal remedy that may be sought in a dispute
and covers an area of law such as torts, contracts, property, etc. अगर ये ब्रीफ किया आप एक ये डेफिनेशन बताएंगे तो बोर्ड को भी समझ आएगा कि हाँ आपने पढ़ा है, आपको डिटेलिंग पता है, ना ही आप सिर्फ बेरेट के थ्रू गए हैं, आप बेरेट से बाहर निकल कर भी इसको समझ रहे हैं। तो ये एक अलग इंप्रेशन क्रिएट करता है। और हमारा यहाँ पर जस्टिन ने कॉडिफाई की थी एक बुक जिसका नाम था कॉर्पस जूरिस सिविलिक, ठीक है, वो फाउंडेशन ऑफ सिविल लॉ है, ये वहीं से ही हमारा यहाँ पर सिविल लॉ हमारा डिराइव हुआ था। और हमें यहाँ पर एक और बात जान लेनी चाहिए कि हमारा सीपीसी के अंदर जो नेचुरल जस्टिस है वो फॉलो होना चाहिए, क्योंकि हमारा सीपीसी जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। सीपीसी के अंदर सीआरपीसी की तरह नहीं है कि आपको सारा का सारा बताया गया है कि आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा। तो वो एक ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन माइंड के लिए एक पॉसिबल नहीं है कि सिविल के अंदर हर चीज को आपको डिफाइन कर सके। तो इसीलिए नेचुरल जस्टिस फॉलो होना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं नेचुरल जस्टिस के, वो सुन लीजिएगा आप प्लीज, लिखना चाहे लिख सकते हैं। नो पर्सन कैन बी अलाउड टू जज हिज ओन कॉज। दूसरा, नो पर्सन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। तीसरा, नो डिसीजन बी गिवन विदाउट हर्ड। फोर्थ पॉइंट, नो पार्टी शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। पांचवा, प्रोसीडिंग इफेक्टिंग लाइफ एंड प्रोसीडिंग ऑफ ए पर्सन शुड नॉट बी कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टीज। तो ये ही कुछ हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नेचुरल जस्टिस के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पर बात करते हैं। अब हमारा सीपीसी आता है। सीपीसी अब हमारी यहाँ से शुरू होती है। सीपीसी क्या कहती है कि कहाँ जाएं? सीपीसी के दरवाजे खुलते हैं यहाँ से। तो सीपीसी में जाने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सीपीसी का प्रोसीजर क्या है, सीपीसी बताती क्या है, सीपीसी हमारी किस चीज़ से डील करती है। सीपीसी हमें इस बात से बताती है कि केस फाइलिंग कैसे होगी, राइट्स क्या हैं प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट्स के, जुरिस्डिक्शन क्या है, रूल्स ऑफ एडजुडिकेशन ऑर्डर 18, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर, अपील, रिवीजन, रिव्यू और लास्ट में हमारा एग्जीक्यूशन। ये हमारा सिविल प्रोसीजर है पूरा का पूरा जो हमारा चलता है सीरीज में। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि क्या सीपीसी एग्जॉस्टिव है, सीपीसी बिल्कुल भी एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि सीपीसी का जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिफाइन उसको नहीं कर सकते कि क्या इसमें आएगा क्या इसमें नहीं आएगा। और इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो सीपीसी है वो आपको एक प्रोसीजर प्रोवाइड कर रही है और ये आपकी समझ है, ये जजेस की समझ निकलती है कि वहाँ पर वो उसे कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यही उनको वहां पर देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। सुप्रीम कोर्ट का केस है मेरे पास, वो नोट कर सकते हैं आप, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, मनोहर लाल वर्सेस हीरा लाल 1962 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें यह क्लियरली बताया गया है कि जो जजेस हैं वो अपना गुड विजडम यूज कर लीगल विजडम यूज करके ही वहां पर जजमेंट दे, क्योंकि सीपीसी को एग्जॉस्टिव बनाना ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए ही पॉसिबल नहीं है कि सीपीसी के अंदर हर प्रोसीजर को हम दे सके कि सिविल नेचर के जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो यहाँ पर फॉलो कर सके। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको जो सीपीसी का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। जो मैंने आपको डिक्टेशन दी है वो आपने नोट कर ली होंगी। जो जजमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई हैं, इनको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और बाद में रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को बार बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए कि मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें बताई हैं वो क्या हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगेगा कि ये वीडियो तो बना दी है, ठीक है, सुनने के लिए अच्छी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली भी और जुडिशली भी हर एंगल से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आपके नए व्यूज़ जो हैं, आपके कोई भी क्वेरी हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।